गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 5 में फर्स्ट हिंदी पढ़ेंगे पाठ 20 चंद्रमा और अन्य ग्रह। तो आइए इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ते हैं। पाठ 20 चंद्रमा और अन्य ग्रह। आप सभी जानते हैं पंचांग में समय से पूर्व गणना करके लिख दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति को कितने बजकर कितने मिनट पर शुरू होगा, कितनी देर तक रहेगा और कब समाप्त होगा। आप अवश्य जानना चाहेंगे कि पंचांगकारों को यह सब पहले से ही कैसे पता लग जाता है। आइए देखें। पृथ्वी सूर्य की तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इनकी गतियों को नाप कर और गणना करके यह पता लगा लिया जाता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कब एक सीध में आएंगे। स्वाभाविक है कि तब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ सकेंगी। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की गति के आधार पर निश्चित होती है। इस कारण से कभी कोई तिथि घट या बढ़ भी जाती है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा निकलता है, धीरे धीरे वह घटने लगता है। अमावस्या को वह पूर्ण अदृश्य हो जाता है। उसके बाद वह फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा के समय पूरा दिखाई देने लगता है। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उतने ही भाग प्रकाशमय होता है। चंद्रमा के बढ़ते आकार को उसकी कलाएं कहा जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 1 मास में पूरी करता है। इसके मध्य में उसे 27 नक्षत्रों की छाया से होकर जाना पड़ता है। ये नक्षत्र तारों के समूह हैं जिनका नामकरण ऋषियों और वैज्ञानिकों ने किया है। इसी प्रकार 12 तारों के समूह को राशियों के नाम से जाना जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जारी इस परिक्रमा को इन राशियों के पास से भी गुजरना पड़ता है। सूर्य, उसके आसपास चक्कर लगाने वाले 7 ग्रह और चंद्रमा मिलकर नवग्रह कहलाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में ही यह खोज भी कर ली थी कि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों को प्राणियों के जीवन से सीधा संबंध होता है। जिस राशि, नक्षत्र और ग्रह की स्थिति में बालक उत्पन्न होते हैं वे सब मिलकर बालक के पूरे जीवन, स्वभाव और घटनाओं को प्रभावित करते रहते हैं। इसी तथ्य को पश्चिमी संसार पहले स्वीकार नहीं करता था, परंतु समय के साथ साथ अब वे भी इसे न केवल मानने लगे हैं अपितु इस संबंध में निरंतर शोधरत भी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल ज्योतिष की जानकारी परस्पर बहुत मिलती जुलती है। आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, ये ग्रह, तारे आदि आकाश में टिके हुए किसके सहारे हैं? बच्चों, आकाश अन्य कुछ नहीं, शून्य है। शून्य अर्थात खाली, अनंत, असीम व खाली स्थान। इस आकाश के विषय में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह 3 लाख किलोमीटर से कुछ अधिक दूरी पर है। सूर्य की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील बताई गई है। सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। यह दूरी तो कुछ भी नहीं है। तारों में अनेक तो एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष में एक दूसरे तक पहुंचता है। अब यह जान लो, प्रकाश की गति सबसे तीव्र गति है। इससे तीव्र गति अन्य किसी की नहीं। प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील पहुंच जाता है। सभी तारे अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं तथा उनकी आपसी आकर्षण शक्ति ने उनको आकाश में टिकाया हुआ है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? हम एक छत भी आज तक बिना किसी आधार के नहीं डाल पाए। परमात्मा ने शून्य आकाश में एक दूसरे से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर अरबों खरबों तारे बिना किसी आधार के मात्र आपसी आकर्षण शक्ति के आधार पर टिका दिए। यही क्यों पृथ्वी पर ही प्राणी इतने प्रकार के हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उन सबको
उन सबको जीवन देना और जीवन की रक्षा के लिए उचित भोजन आदि की व्यवस्था क्या कठिन बात नहीं? फिर भी सब कुछ नियम व्यवस्था और अनुशासन से चल रहा है। उसमें यदि कभी कोई व्यवधान उत्पन्न होता भी है तो उसके कारण हम हैं। सितारों की गति, ऊर्जा, कार्य, व्यवहार आदि नियमित तथा निश्चित हैं। ऐसा होने के कारण ही आज वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। सब कुछ अनियमित और अनिश्चित होने पर तो गुड़ गोबर हो जाता। कुछ पता नहीं कब दिन होता और कब रात। आज आकाश पृथ्वी होता और कल पृथ्वी आकाश। दिन में अंधकार छाया रहता और सूर्य रात को प्रकाश बिखेरता, और भी न जाने क्या क्या। पृथ्वी पर ही देखिए, हाथी जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। वही आँख, कान, नाक, मुंह, पैर आदि अंग, वही भारी भरकम आकार और वैसी ही हड्डियाँ, मांस व त्वचा। वही हाल चींटी का है, उसके भी सब अंग हैं। यह सबसे छोटा प्राणी है। यह भी चलता, देखता, सुनता, सूंघता, सांस लेता और खाता पीता है। वाह क्या कमाल है! मच्छर के पंख भी हैं, कितने छोटे छोटे। उसके भी सब अंग वे देखते, सुनते, सूंघते, खाते पीते, उड़ते, चलते और काटते हैं। सभी अपना जीवन जीते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और अंत में मर जाते हैं। परमात्मा सबके लिए भोजन का उचित प्रबंध करता है। बच्चों, इस जानकारी के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए? आज उसके पास जो कुछ है सब सर्वशक्तिमान भगवान ने निर्देश से भगवती प्रकृति द्वारा हमें दिया गया वरदान है। उनके सामने हम और हमारी शक्ति तो नगण्य है। तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र में आज ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, मनुष्य भी आस्तिकता भी त्यों-त्यों सुदृढ़ हो रही है। आज भी हम में कहीं नास्तिकता है तो इसी कारण कि हम अभी विज्ञान का क ख ग ही जान पाए हैं। अभी अनेक रहस्यमयी जानकारियाँ सृष्टि के गर्भ में छिपी हुई हैं। आप प्रण करें, आपको आगे वैज्ञानिक बनना है। विज्ञान की आदि अधूरी खोज को और गति प्रदान करनी है। सृष्टि के रहस्यों का पता लगाना है। हम में अभिमान का भाव बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए, अन्यथा विज्ञान समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। हमें प्राप्त सभी जानकारियों तथा शक्तियों को भगवान के निर्देश से प्रकृति की देन मानकर उनका उपयोग सार्वभौम सुख, शांति और सुविधा बढ़ाने के लिए करना चाहिए, दूसरों को कष्ट दुख देने या उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं। एक बात और है, वैज्ञानिक बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना होगा, फालतू की हाय हाय से बचना होगा। एक एक मिनट, एक एक क्षण का पूरा उपयोग करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य को सदा याद रखना होगा, साथ साथ अतीत को भी टटोलना होगा। प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर उसके ज्ञान विज्ञान की नवीनतम जानकारी से सामंजस्य स्थापित करना होगा। बच्चों, उद्देश्य के प्रति निष्ठा, सच्ची लगन, समय का सदुपयोग, परिश्रमी स्वभाव और आँख कान का ध्यानपूर्वक प्रयोग आपको निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर करेगा। कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जिन्होंने गहरे सागर में डुबकी लगाकर खोज की है, उन्होंने सदा मोती प्राप्त किए हैं। जो परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं मूर्ख किनारे पर ही बैठा रह गया, गहरी डुबकी लगाना तो दूर, मैं सागर में घुसा ही नहीं, डूबने से डरता रहा, मुझे भला मोती कैसे प्राप्त होते। तो बच्चों, आपने चंद्रमा और अन्य ग्रह नामक पाठ को पढ़ा। आइए अब हम उसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्द ज्ञान या शब्दार्थ। बपुरा बेचारा, ऊर्जा, शक्ति, अनंत, जिसका अंत न हो, असीम, जिसकी सीमा न हो, खगोल, आकाश संबंधी विज्ञान, सार्वभौम, संसार के सब प्राणियों के हित संपादन हेतु अग्रसर, आगे ही आगे बढ़ने वाला, पंचांग, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का सूक्ष्म ज्ञान देने वाले तिथि पत्र, शोध, खोज, गणना, गिनती, लघुता, छोटापन, आधार, सहारा, त्वचा, खाल, नवीनतम, नई से नई, धुरी, केंद्र बिंदु, परिक्रमा, चारों ओर घूमना, रहस्यमय, भेदों से भरी, बूढ़न, डूबने से। तो बच्चों, आप इस शब्दार्थ को पाठ 20 के चंद्रमा और अन्य ग्रह नामक पाठ के इस शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।